तो हेलो गाइज, आज हम एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है विल्ड रैंकर। शुरुआत में हमें बताया जाता है रैंकिंग, वो सारे के सारे लोगों के स्टेटस को दर्शाती है और उसका तभी लोगों को एक डिजायर सा होता है। पावर, इंटेलिजेंसी, कनेक्शंस, वेल्थ और जॉब्स सारी के सारी इस एरा के अंदर रैंकिंग पर डिपेंड करती है। और एक लड़का निकल चुका है रैंकिंग को पाने की जर्नी में। फिर हमें तोरी विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का लकड़ियां काट रहा था। वो लकड़ियां काटता हुआ कहता है चलो काम खत्म हुआ। और गाइज, इस बंदे का नाम था लोवे, हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर। पीछे से एक ओल्ड मैन उससे कहता है मदद के लिए शुक्रिया, अगली बार दोबारा आना। एमसी भी कहता है ओके। तभी एक लड़की उस ओल्ड मैन के चेहरे पर लाथी मारती है, फिर उससे कहती है तुम लोवे से हमेशा काम क्यों करवाते रहते हो, मदद काहे को मांगते हो। और गाइज, इस बंदी का नाम था यूना। फिर वो ओल्ड मैन उस लड़की से कहता है लोवे हमेशा से ही मेरी मदद कर देता है। तो वो लड़की लोवे की तरफ देखते हुए कहती है वो एक सीधा साधा बंदा है, इसलिए तुम उसे काम मत करवाओ। और वो लोहे को पकड़कर हिलाती हुई कहती है तुम क्या ऐसे ही लोगों को ट्रीट करते हो, वो तुम्हें एक टूल की तरह यूज करते हैं। लोहे भी कहता है कोई बात नहीं। तभी यूना लोवे से कहती है तुम्हें क्या पता है कि तुम इतने ज्यादा काइंड हो, पर ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो लोवे के कान में कहती है क्या तुम मेरे साथ गांव के बाहर चलोगे घूमने, मुझे एक हिडन रास्ता पता है। तभी उनके बीच में आ जाती है एक दादी। वो उन दोनों से कहती है बिल्कुल भी नहीं, और उस लड़की के ऊपर डंडा पॉइंट करते हुए कहती है तुम गांव के रूल्स को नहीं भूल सकती, तुम्हारा गांव के बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो वो लड़की भी कहती है क्यों नहीं ग्रैंडमा। और ऐसे ही उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। नोवे जो पीछे से एक बंदे के साथ खड़ा होकर उन दोनों को ही देख रहा था। फिर वो बंदा कहता है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए पानी भरने चलोगे। तो लोए भी कहता है कोई बात नहीं, मैं चलूंगा, हम दोनों सेम विलेज के ही तो है ना, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और हमें उस यूना को दिखाया जाता है जो कि बाहर जाने की जिद कर रही थी। एमसी भी शांति से उसे ही देख रहा था। फिर उस बंदे से कहता है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और हमें एमसी के बारे में बताया जाता है उसके माता पिता की मृत्यु असमय हो गई अचानक। फिर सारे के सारे लोगों ने उसे फैमिली की तरह ट्रीट करा। और एक्चुअल में तो वहाँ के लोग उसे कभी भी अकेला नहीं पड़ने देते थे, इसलिए उनकी दयालुता को अपना मेन कैरेक्टर लौटाना चाहता है। इसलिए वो कहता है मैं सभी के सभी गांव वालों से प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो वो बंदा रोने लग जाता है और कहता है तुम लोवे, तुम क्या मेरे घर चलना चाहते हो। तो एमसी भी कहता है नहीं। बाद में फिर एमसी उस बंदे की मदद कराता है और अपने मन में सोचता है मेरे लिए बस ये विलेजर्स ही मैटर करते हैं और कुछ नहीं, दुनिया के बाहर तो मुझे भी नहीं जाना। फिर हमें उस यूना को पिंजरे के अंदर ट्रैप दिखाया जाता है। वो उस दादी अम्मा से कहती है मुझे बाहर निकालो। तो वो भी कहती है सीरियसली तुम बच्ची, तुम पहले लोवे को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। तभी वो कहती है बट ग्रैंडमा तुम हमेशा से ही मुझे ऐसे विलेज के अंदर कैद नहीं रख सकती। तो वो भी कहती है कोई बात नहीं, मर्चेंट आएंगे तो तुम उन्हें देख लेना। तो वो भी कहती है मुझे दुनिया के बाहर जाना है और पूरी की पूरी दुनिया को देखना है, मैं गांव के अंदर ही नहीं अटकी रहना चाहती। तो वो ग्रैंडमा सीरियस होती हुई कहती है तुम लड़की, तुम नहीं जानती बाहर के लोग हम जैसे लोगों को नापसंद करते हैं। तो वो लड़की भी कहती है नापसंद, पर कौन लोग। तो वो ग्रैंडमा कहती है तुम्हें यह चीज जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हमें लोहे को दिखाया जाता है जो कि पानी को भर रहा था। वो कहता है ऑल राइट, पूरा का पूरा काम खत्म हुआ। तभी पीछे से उसके सर पर कोई पत्थर मारता है और वो जब पीछे पलट कर देखता है तो वो थी यूना। वो एमसी को अपने पास बुलाती है और वो दोनों जब चलने लगते हैं यूना उससे कहती है ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से मैं भाग नहीं सकती। तो एमसी भी कहता है ये कोई घमंड करने वाली बात नहीं है। तो यूना उससे कहती है चलो लोवे मेरे साथ चलो, और उसे एक जगह बताने लगती है और उससे कहती है हमें इसी जगह पर ही जाना है। तो लोहे भी कहता है गांव के बाहर जाना, लेकिन ग्रैंडमा लड़ेगी। तो वो कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ तो मेरे साथ चलो। ये सुनकर तो लोहे शर्माना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों के दोनों गांव के बाहर जाने लगते हैं जहां पर वो जंगल को पार कर रहे थे। यूना इशारा करती हुई कहती है ये है वो जगह। एमसी उसे देखता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा औसम है। और गाइज, एमसी के सामने थी पूरी के पूरी झील, नदियां और पहाड़, जिन्हें देखकर एमसी चौंक जाता है। और यूना चिल्लाती हुई कहती है ये है बाहर की दुनिया,
एमसीबी कहता है हुआ, ये तो इनक्रेडिबल है। यूना उसे ही देख रही थी। फिर वो एक बुक निकालती है और कहती है, तुम्हें पता है दुनिया के बाहर रूल्स काम करते हैं। तो एमसी भी कहता है रूल्स। तो यूना उस किताब को एमसी को दिखाते हुए कहती है, ये वो किताब है जिसको मैंने बाहर से आए व्यापारियों से खरीदा था। मैं बाहर की दुनिया में रैंकिंग को ही सब माना जाता है। एडवेंचर हो, डॉक्टर हो, म्यूजिशियन हो या कोई भी व्यक्ति, सारे के सारे रैंकिंग पर ही डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि फूड, वेपन्स, ताकत और वेल्थ, इन सभी को रैंकिंग दी गई है और वो सभी अपनी जगह पर स्थिर रहती है। तो एमसी भी इसे देखता हुआ कहता है, बाहर की दुनिया में रैंकिंग ही है। तो वो भी कहती है हाँ, लेकिन इस विलेज के अंदर बिल्कुल भी रैंकिंग नहीं है, तो हम यहाँ पर खुलकर जी सकते हैं। फिर वो खुश होती हुई कहती है, मुझे बाहर की दुनिया में जाना है और एक रैंकिंग के लिए एडवेंचर बनना है। मैं बाहर की दुनिया में ट्रेवल करूंगी और एक रिस्पेक्टफुल रैंकिंग पर्सन बनूंगी जिसकी बहुत ही हाई रैंकिंग हो। जिसे देखकर एमसी कहता है, लेकिन विलेज के बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो यूना कहती है, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया, मैं जाऊंगी। और वो एमसी की तरफ हाथ बढ़ाती है और एमसी से कहती है, तुम भी मेरे साथ चलो लोवे, हम दोनों साथ में एडवेंचर करेंगे। ये सुनकर एमसी कहता है। फिर यूना पुरानी बात को बताती है कि तुम्हें याद है पहले के समय में एक बड़े से पंछी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, तभी तुमने मुझे बचाया था। तो एमसी भी कहता है, क्या हुआ था उस समय? तो वो बताने लगती है, अचानक से एक हरी कलर की रोशनी आई, हुंग करके। तो एमसी भी कहता है हुंग। तो यूना बताती है, उस समय में मैं समझ गई तुम्हारे अंदर कुछ और ही ताकत है। तुमने वो ताकत अपने दिल के अंदर छुपा रखी है। तुम जिस भी काम में अपना दिल लगाते हो, तुम उस जगह बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हो। फिर यूना दोबारा एमसी से कहती है, मेरे साथ विलेज के बाहर चलो, हम दोनों इस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। और एमसी गाइड इस चीज को इमेजिंग ही कर लेता है। फिर वो कहता है, थैंक्स यूना, लेकिन नहीं, मैं इस विलेज से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तो यूना एमसी के सर पर मारती हुई कहती है, तुम बेवकूफ। और वहां से जाती हुई कहती है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम इस विलेज के अंदर ही रहना। तभी एमसी कहता है, गांव तक संभल के जाना, और उसकी तरफ देखने लगता है और शांति से बैठकर यूना के बारे में सोचता है। यूना इस विलेज से बाहर जाना चाहती है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है रैंकिंग, और वो शांति से उस जगह पर ही बैठा था। फिर वो कहता है, चलो अब मुझे चलना चाहिए, और खड़ा होकर विलेज की तरफ मुंह करता है तो उसको दिखता है आसमान में एक आइसलैंड। उसे देखकर एमसी कहता है, ये क्या है? तभी उस आइसलैंड के नीचे से एक जबरदस्त रोशनी निकलती है, जिसे देखकर एमसी चौंक जाता है, और वो रोशनी डायरेक्ट उसके विलेज पर गिरती है। उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, जिसे महसूस कर कर एमसी पीछे हटने लगता है। तभी एमसी को कोई भी चीज महसूस नहीं होती। वो कहता है, क्या हुआ? सब कुछ गायब हो गया अचानक। और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर विलेज के पास जाता हुआ कहता है, आशा करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे, यूना, ग्रैंडमा और विलेजर्स। लेकिन विलेज वो कहाँ गया? और गाइस, जहाँ पर विलेज था वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। एमसी उसे देखता हुआ कहता है, क्या ये क्या है? विलेज? नो वे, मेरा विलेज कहाँ गया? और एमसी उस गड्ढे के अंदर जाकर सभी लोगों का नाम पुकारने लगता है और उनके बारे में सोचता है। यूना और सारे के सारे विलेजर्स, वो सारे मुझसे कितना प्यार करते थे। उन्होंने मुझे कभी भी अकेला नहीं होने दिया, एक फैमिली की तरह रहते थे मेरे साथ। और एमसी रोता हुआ जमीन पर गिर जाता है और कहता है, नो वे। और कहता है, क्यों? ये सब क्यों हुआ? तभी वहां पर एक बंदा आता है और कहता है, मैं दोबारा लेट हो गया, मैं बस इसे देख ही सकता था। और फिर वो एमसी की तरफ देखता है और एमसी भी उसकी तरफ। फिर वो बंदा एमसी से कहता है, तुम क्या इस स्टोरी विलेज में सर्वाइवल बचे हो? तो एमसी भी कहता है, हाँ। तो वो बंदा एमसी से कहता है, चिंता मत करो, वो आइसलैंड अभी चला गया है। तो एमसी को कहता है, आइसलैंड? फिर एमसी उस बंदे से पूछता है, बताओ उसके बारे में और भी ज्यादा। और एमसी उसके और भी ज्यादा करीब जाके उसके कॉलर पकड़ के कहता है, बताओ वो सारे के सारे विलेजर्स और मेरी जगह कहाँ पर चली गई? बताओ मुझे अभी के अभी। और गाइस, एमसी रोने ही लग जाता है। फिर वो बंदा एक जगह का नाम लिखकर एमसी को देता है और कहता है, इस जगह पर जाओ, तुम सेफ रहोगे। लेकिन एमसी चिल्लाता हुआ कहता है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो वो बंदा भी कहता है, बेवकूफ मत बनो, अपनी सिचुएशन देखो, तुम्हारा पूरा का पूरा विलेज एकदम से गायब हो गया और तुम अकेले ही यहाँ पर बच्चे बचे हो, इसलिए अपने पास्ट को भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। फिर एमसी कहता है, मैं नहीं जाने वाला। लेकिन वो बंदा जाता हुआ अपने मन में सोचता है, अब मुझे ज्यादा अच्छापन भी नहीं दिखाना चाहिए। तभी एमसी कहता है, नहीं। और गाइज, फिर हमें यूना की बात को बताया जाता है।
तुम कहीं भी दिल लगाते हो वहां पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाते हो, बहुत ही ज्यादा। फिर एक ग्रीन लाइट एमसी के आइट साइड से निकलने लगती है, वो था एमसी का ओरा, जिसे देखकर वो बंदा चौंक जाता है और एमसी कहता है मैं किसी भी चीज को नहीं भूलने वाला, मैं जाऊंगा उस आइसलैंड में और सभी के सभी को वापस लेके आऊंगा चाहे कुछ भी हो। और लोहे का ओरा देखकर तो वो बंदा भी कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्राणा है और ये प्राणा उसके आउटसाइड के जगह को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर हमें प्राणा के बारे में बताया जाता है। प्राणा गाइज इसका मतलब है मेंटल एनर्जी, जो कि दुनिया में रहने वाला हर जीव पोजेस करके रखता है। हालांकि इसका इस्तेमाल कुछ टैलेंटेड लोग ही कर पाते हैं और इसका कोई कलर नहीं होता, ये विजिबल होता है, लेकिन ये लोगों को पावर देता है और शक्ति। और कुछ स्पेशल प्रजातियों में प्राणा अलग किस्म का होता है। फिर उसका मास्टर अपने मन में सोचता है ये एक सर्वाइवल है बाइबल का, मुझे पहले तो इसकी प्रोटेक्शन करनी थी पर अब मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ सालों के लिए इसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। फिर वो अपना चाकू निकालकर एमसी को देता है और उससे कहता है चाकू को उठा लो, कभी तुम आइसलैंड पे जा पाओगे। फिर अपना ओरा निकालते हुए एमसी से कहता है मुझे तुम्हारा पोटेंशियल देखना है, जब भी मैं तुम्हें ट्रेंड करूंगा। और तलवार निकालता हुआ कहता है मेरे पास आओ मुझे मारने के इरादे से। और गाइज वो दोनों आमने सामने आ चुके थे तलवार निकालकर। एमसी एक ही दम से आगे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो बंदा कहता है जैसा कि मुझे लगा था ये एक बिगिनर है, लेकिन इसका प्रेशर पूरा का पूरा मुझ पर दबाव डाल रहा है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राणा है और इसके तरंगे वो तो कुछ और ही लेवल की है। फिर वो बंदा एमसी की पावर देखता हुआ कहता है ये लड़का तो जबरदस्त है। और गाइज एमसी जोर की स्ट्राइक उस बंदे पर लगा देता है। फिर बाद में वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे, वो बंदा एमसी से कहता है, उसे कहते हैं आइसलैंड ऑफ द गॉड्स, जो कि पूरे के पूरे समुद्र में तैरता रहता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रेयरली ये कहीं पर भी अपीयर हो जाता है और लोगों को और जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर लाइट गिराकर अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। मुझे नहीं लगता, शायद मैं लेट हो गया, मेरे अकॉर्डिंग तो वो ह्यूमंस के ऊपर लाइट गिराकर उनको अपने आइसलैंड में ले जाते हैं। तो एमसी भी कहता है अगर मैं लाइट को छू लूं तो मैं भी उनके पास चला जाऊंगा। तो उसका मास्टर कहता है बस ये तो मेरी एक थ्योरी है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं। फिर एमसी पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, तो वो कहता है तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, एडवेंचर रैंकिंग। फिर वो बताने लगता है तुम्हें रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर आना होगा। तो एमसी भी कहता है एडवेंचर रैंकिंग। फिर वो बंदा बताने लगता है एडवेंचर रैंकिंग वो हर बंदा करता है अपने जीवन में, क्योंकि उसको रैंकिंग पर टॉप पे आना होता है। और सबसे ऊपर कौन सा भी जीव हो सकता है, चाहे वो मॉन्स्टर्स ही क्यों ना हो, तुम्हें टॉप 10 के अंदर आने की आवश्यकता है। अगर तुम आ गए तो तुम गोड्स के आइलैंड पर जा सकते हो। और वो उसके बारे में बताता है गोड्स का आइलैंड, वहां पर डेंजर जोन है जो कि रैंकिंग 1 का है, वहां पर कोई भी एडवेंचर लौट कर वापस नहीं आता। तो क्या तुम वहां पर जाना चाहोगे? तो एमसी कहता है हाँ मैं जाना चाहूंगा। तो वो एमसी से कहता है ठीक है अब मैं तुम्हें ट्रेंड करूंगा, लेकिन मैं बस तुम्हें तलवार ही सिखा सकता हूँ। फिर वो एमसी की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम है आइडोल, एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट रैंकिंग 1 का, मैं ह्यूमंस में सबसे ज्यादा ताकतवर नाइट हूँ। तो एमसी भी कहता है मेरा नाम है लोवे, और दोनों के दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर वो बंदा कहता है अब तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होने वाला, तुम अब मेरे पहले डिसाइपल हो और पहले इंसान भी जितने मेरे ऊपर स्टैक लगाई है। फिर उसके बाद एक साल लोवे के लिए नर्क में बदल गया, क्योंकि उसके हाथों में छाले पड़े ट्रेनिंग करते हुए और उसकी मसल्स भी फटी, फिर उसकी हड्डियां भी टूटी और उसके शरीर के छेदों से खून भी निकला। लेकिन उसके बाद आइडोल ने उससे कभी नहीं बताया कि गोड्स का आइलैंड कहाँ पर है और उसके बारे में भी कभी नहीं कुछ बात करी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। और एमसी फाइट करता अपने मन में सोचता है शायद मेरे विलेजर्स जिंदा होंगे, इसलिए मुझे उनके लिए फाइट करनी है, लेकिन क्यों मेरा विलेज गायब हुआ और वो आइसलैंड यहाँ पर आया, मुझे बस सच जानना है। और गाइज एमसी फाइट करता ही जा रहा था उस आइडोल से। वो तलवार चलाता हुआ कहता है मुझे अब एडवेंचर रैंकिंग पर चढ़ना ही होगा,
फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो उसी जगह पर खड़े हुए थे जहाँ पर एमसी और यूना खड़े थे। गाइस मैं इसे एमसी का मास्टर बुलाऊँगा। एमसी का मास्टर एमसी से कहता है, तुम क्या तैयार हो? तो एमसी कहता है, हाँ, मैं बहुत समय से तैयार हूँ। फिर वो अपनी आंखें बंद कर कर पुरानी बातों के बारे में सोचता है। जैसे यूना कहती थी, मैं एडवेंचर बनना चाहती हूँ, रैंकिंग टॉप पे आना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो लोए एडवेंचर करने के लिए। और एमसी उसके बारे में सोचता है, यूना अभी अपने सपने को पूरा ही कर रही होगी दुनिया के बाहर जाकर, और अब मैं भी अपनी जर्नी पर जाने वाला हूँ। और फिर एमसी आंखें खोलकर कहता है, शायद मैंने यूना के सपने को भी पकड़ के रखा है। फिर पीछे से एमसी का मास्टर एमसी से कहता है, चलो लोवे, और एमसी को देखते हुए कहता है, तुम तो काफी ज्यादा लंबे हो गए। तो लोवे भी कहता है, हाँ, ये मेरा एक ग्रोथ पीरियड है। और गाइज एमसी हो चुका था 17 साल का, बहुत ही ज्यादा लंबाई में और हैंडसम भी। फिर हमें एमसी के बारे में बताया जाता है, ये है डिसाइपल, वो भी किसी और का नहीं, मानवता के एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट का, जो कि अब निकल चुका है एडवेंचर पर गॉड्स के आइलैंड को ढूंढने के लिए। फिर हमें मैप के अंदर टोरी विलेज और किंगडम ऑफ वेल्टर को दिखाया जाता है। किंगडम ऑफ वेल्टर का कैपिटल था तस्किस्ता, जिसके अंदर था ब्रांच अप्राइजल ब्यूरो का। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था लुके। वो सो रही थी, फिर वो अचानक उठती हुई कहती है, मैं मुसीबत में पड़ गई, मैं दोबारा सो चुकी हूँ। फिर वो एक लड़की के साथ जा रही थी, वो लड़की कहती है, तुमने आज पूरी रात जगकर रैंकिंग्स को चेक किया है? तो लुके भी कहती है, यही तो मेरा काम है क्योंकि मैं एक अप्राइजर हूँ। तो वो लड़की कहती है, बात तो सही है लेकिन तुम्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए, और मेरी जॉब तो बिल्कुल बेकार है क्योंकि मैं बस डेस्क पर बैठी रहती हूँ और लोगों को काम समझाती हूँ। तभी हमें अप्राइजल के बारे में बताया जाता है। अप्राइजल जो कि रैंकिंग को बताते हैं और रैंकिंग को अपडेट करते हैं। ये काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एकदम फेयर जजमेंट के साथ होना चाहिए। अप्राइजल को दूसरों को जज करने में कैपेबल होना चाहिए, और इसका काम है कि लोगों को पास करे और फेल ये बताना। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मुश्किल जॉब है और इसमें बहुत ही कम लोग चुने जाते हैं। फिर लुके बताती है, मैं भी एक अप्राइजल हूँ, पर मैं सबसे ज़्यादा नीचे दर्जे की अप्राइजल हूँ, क्योंकि एक अप्राइजल तभी ऊंचे दर्जे पर जाता है जब वो किसी न किसी अच्छे रैंकर को ऊपर चढ़ाए। तो वो लड़की भी लुके से कहती है, तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है? तो लुके कहती है, अभी तो हमें उस ग्रुप के पास चलना है। तो वो भी कहती है, तुम हो एक अप्राइजल, लेकिन तुम्हें कोई स्किल्ड रैंकर कहाँ पर मिलेगा? तो वो भी कहती है, तुम्हारा तो कहना एकदम सही है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से उसे ढूंढ ही लूंगी। तो वो कहती है, ठीक है, तभी तो तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई होगा। तो वो भी कहती है, हाँ, एक दिन मैं जरूर ऊपर जाऊंगी। और पहले के रैंकर्स तो बहुत ज्यादा कमाल के थे, लेकिन अभी के रैंकर्स बहुत ही ज्यादा बकवास है। वो खुद की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर सकते और दूसरों को डिफीट करने के सपने देखते हैं, लेकिन मैं किसी न किसी रैंकर को तो ढूंढ ही लूंगी। फिर वो लड़की कहती है, तुम रैंकिंग को ढूंढने के लिए सही में पागल हो रही हो? तो वो भी कहती है, हाँ। फिर वो दोनों एक गेट के पास आ जाते हैं। वो लड़की कहती है, यह तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है, शायद अब दोबारा रैंकिंग को तय करने का टाइम आ चुका है। फिर वो गेट को खोलती है और कहती है, ये है न्यू स्टार, हमारे रैंकिंग पर सेट होने वाले। फिर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, जिन्हें देखकर लुके कहती है, साल में 3 बार रैंकिंग को चढ़ाया जाता है ना, तो अब ये तीसरी बार है, लेकिन तीसरी बार तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी है। तो वो भी कहती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए क्योंकि अभी टू फॉरेस्ट को ढूंढा गया है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स है, इसलिए वहां पर जाकर इनकी रैंकिंग और भी ज्यादा स्पीड में बढ़ेगी। इसलिए इस बार बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट आए हैं फाइट करने के लिए। और उधर देखो, वो है एक रेड वोल्फ मर्सरी क्रॉप, जो कि टॉप का रूकी है। रूकी का मतलब गाइस जगह जगह घूमकर शिकार करने वाला। और इसका रैंकिंग नंबर है 753, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। और उसे देखो, वो है एक आर्चर, रैंकिंग नंबर 402, जो कि बहुत ही ज्यादा सटीक आर्चर है। कहा जाता है कि उसने बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्पीड में एरो चलाना सीख लिया था। फिर वो सभी लोगों से कहती है, सारे के सारे मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारा टेस्ट होने ही वाला है। फिर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि नाइट रैंकिंग में था। फिर वो अलग अलग रैंकिंग्स को बताने लगती है और उससे कहती है, लोके ये सभी अमेजिंग है ना? तो वो भी कहती है, मैं अपराइजर हूँ, मुझे सबके बारे में अच्छे से पता है। देखो मेरी बात सुनो, देखो ये और ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल है।
ये सुनकर तो वो चुप हो जाती है क्योंकि वो कुछ मनगढ़ंत ही बोल रही थी। फिर कोई बंदा उसके डेस्क पर आता है और बेल बजाता है तो वो वहां पर जाने लगती है। फिर डेस्क पर जाकर बोलते हैं वेलकम। और गाइज वो था अपना एमसी जो बोलता है मैंने सुना कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है रैंकिंग के लिए। तो वो समझाने लगती है हाँ सर, यहाँ पर अप्राइजल रैंकिंग को तय करते हैं और आपको अगर रैंकिंग बढ़ानी हो तो आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी और आप अपनी रैंकिंग को अपडेट भी करवा सकते हैं सर। ये है ऑफिशियल ब्यूरो। तो एमसी उससे कहता है मुझे तो बस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है रैंकर के तौर पर। तो वो भी कहती है यस सर, रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज यहाँ पर अपना नाम भरिए और इस फॉर्म को पूरा भर के 300 मेल दीजिए। मेल का मतलब गाइज यहाँ की करेंसी है। फिर वहां पर लूके आती है और एमसी को देखती है। एमसी उसके साइड में से निकल जाता है। वो पूछती है आजकल सारे के सारे लोग अप्राइजल ब्यूरो के बारे में जानता है लेकिन ये क्यों नहीं जानता। तो वो भी कहती है हाँ मुझे भी ये जानकर बहुत ही ज्यादा संदेह हो रहा है क्योंकि मैं इस चीज को बहुत ही ज्यादा लंबे समय से एक्सप्लेन कर रही हूँ अप्राइजल ब्यूरो क्या है, तब भी ये उसे नहीं जानता। फिर हमें पीछे से एमसी को जाते हुए दिखाया जाता है और वो लड़की उन सभी के सामने आकर कहती है एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है। मैं एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 3 चीजें बताना चाहती हूँ। एग्जाम 3 तरह से होगा, पहले राइटिंग का टेस्ट, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट, फिर फाइनल वन फाइट जो कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। फिर गाइस राइटिंग का टेस्ट होता है जहाँ पर सारे के सारे लोग मेहनत कर रहे थे लिखने के लिए लेकिन कोई भी लिख नहीं पा रहा था। एक बंदा कहता है ये कितना ज्यादा हार्ड है, मेरा सर ही दुखने लगा। फिर वो लड़की कहती है टाइम खत्म हुआ और वो सभी से कहती है 2 घंटे बाद विलेज के बाहर आकर आपके रिजल्ट को ले जाना। और उस लुके से कहती है मेरी मदद करो ग्रेड्स को पहचानने में। और वो दोनों के दोनों बैठ जाते हैं टेबल पर सभी के पेपर्स को लेकर। और वो लुके जब एमसी के पेपर को देखती है तो उसका नंबर 53 था और उसे देखकर वो अपने मन में सोचती है ये लड़का, उसकी आंखें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों पर मौत लिखी हो, लेकिन इसका पेपर। और वो चौंकती हुई कहती है इसका पेपर तो पूरा ही गलत है। और वो कहती है शायद मैंने उसे ज्यादा आंक लिया था, यह तो बहुत ही ज्यादा बकवास है। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वो सारे के सारे विलेज के बाहर आ चुके थे एक फॉरेस्ट में। वो लड़की उन सभी से कहती है अब होने वाला है प्रैक्टिकल टेस्ट जिसमें ट्रेजर हंट करना है। आपको सामने जो लिस्ट दी गई है उसके अंदर जो भी आपको सामान दिख रहे हैं वो लाना है। उनके सामने पॉइंट लिखे हैं जो आपको दिए जाएंगे, उस हिसाब से आपकी रैंकिंग सिलेक्ट होगी। ये सुनकर तो सारे के सारे कैंडिडेट खुश हो जाते हैं और एक बंदा कहता है मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे हर्ब्स के बारे में बहुत ही ज्यादा पता है। फिर प्रैक्टिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सारे लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। वो लड़की भी लुके थे कहती है फाइनली हमें छोटा सा ब्रेक मिला और उसे पूछती है तुम्हारे हिसाब से कितने लोग इसमें पास होंगे। तो लुके कहती है शायद आधे। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे हर्ब्स को ढूंढ रहे थे और लुके उन सभी को देखते हुए कहती है इस बार भी सारे के सारे बोरिंग ही है। तभी वहां पर आ जाता है वही मर्सनरी क्रॉप रेड वुल्फ का, जो कि आते हुए कहता है मैं फर्स्ट हूँ और एक हरे कलर के क्रिस्टल को निकाल कर दे देता है जिसके थे 120 पॉइंट। फिर वो लड़की उससे कहती है आप चाहे तो दोबारा जा सकते हैं, कोई परवाह नहीं, आपकी और भी ज्यादा रैंकिंग ऊपर हो जाएगी। तो वो कहता है मुझे अब दोबारा नहीं जाना, मैं इतने में ही पास हो चुका हूँ ना। तो वो भी कहती है हाँ लेकिन आप और भी पॉइंट ले सकते हैं अगर आपको ऊपर की रैंकिंग चाहिए तो वो कहता है मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मेरा असली काम बस एडवेंचर करना है ना कि रैंकिंग पर टॉप पे जाना। तभी पीछे से वो आर्चर आता हुआ कहता है शायद मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट आया हूँ लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। और वो उसके पास जाकर उसे एक पंख देता है और उससे कहता है ये है फ्लोक बर्ड का पंख जो कि 180 पॉइंट का है। तो वो भी कहती है हाँ और ये आपको मिल चुका है। जिसे देखकर वो मर्सनरी ग्रुप का वोल्फ लीडर भी कहता है तुमने सिर्फ एक फेदर को पकड़ा है। तो वो भी कहता है तुम्हें नहीं पता ये फेदर कितना ज्यादा मूल्यवान है, इस पंछी की स्पीड ही 500 किलोमीटर पर आवर होती है, तुम उसे अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते। तो वो भी कहता है मुझे माफ करना, शायद तुम ऐसी ट्रिक्स खेल रहे हो जिसके बारे में मुझे नहीं बताता। और वो दोनों आपस में ही ऐसे लड़ने लग जाते हैं जिन्हें देखकर वो लड़की कहती है
रैंकर्स अपने प्राइड के लिए लड़ रहे हैं। और लूके कहती है यही तो रैंकर्स की असली पहचान है। तभी वहां पर कोई बंदा आता है जिसे लूके देखने लगती है और वो तीनों भी उसे देखते हैं। पीछे से आ रहा था एमसी, जो कि एक पूरे के पूरे बड़े से भालू को उठाकर आ जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था ग्रिजली बियर के अंदर से कैसे स्टोन को निकालते हैं, इसलिए मैं पूरे के पूरे ग्रिजली बियर को ही उठा के ले आया। तो वो लड़की भी कहती है कोई बात नहीं। फिर आइट साइड के लोग एमसी को देखते हुए कहते हैं उसने ग्रिजली बियर को पकड़ा है जिसके 300 पॉइंट है सबसे ज्यादा। फिर एक बंदा कहता है उसने अकेले नहीं उस रेड ग्रिजली बियर को हरा दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी लूके उससे कहती है तय कर लिया गया है कि यह ग्रिजली बियर तुमने ही पकड़ा है, तो तुम्हें ब्राइटन टेस्ट में तो बेकार नंबर मिले हैं लेकिन इसमें अच्छे। तो एमसी भी कहता है पहले मेरे विलेज में गिजली बियर दिखा करते थे इसलिए उन्हें मारना सबसे ज्यादा आसान है। तो वो भी कहती तुम्हारा विलेज। तभी वो कुछ लोगों को देखती है जो एमसी को देखकर बात कर रहे थे। वो लोग बात करते हैं कि मैंने उसे अपने आंखों से लड़ते हुए देखा, लेकिन मैंने जो देखा उस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। उस लड़के ने बस एक ही स्लैश में उस ग्रिजली बियर को हरा दिया और मैं उसे देखता ही रह गया, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यह सुनकर तो लूके एमसी की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंडर ट्रेनिंग ग्राउंड था। वो लड़के सारे के सारे बचे हुए लोगों को बिठाकर कहती है सारे के सारे एडवेंचर यहाँ पर आ चुके हैं ना, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ हमें बच के रहना चाहिए बीस्ट और ह्यूमंस से। एक एडवेंचरर जो कि नई नई जगह को एक्सप्लोर करता है और खतरे लेता है, उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? लुटेरे और पायरेट्स, जिनसे उन्हें ताकतवर होना पड़ता है और ताकतवर होने के लिए उनसे लगातार फाइट करनी पड़ती है। ये एक फाइनल बैटल की तरह है, जिसे सुनकर वो सारे के सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। फिर वो बताती है इस टेस्ट में आपके अंदर का पोटेंशियल को जज किया जाएगा, आपको एक दूसरे से फाइट करनी है। ये सुनकर वो आर्चर भी कहता है शायद उसने बता दिया हम एक दूसरे को मारकर एलिमिनेट करेंगे, यही है ना। तभी उस मर्सनरी बंदे के पीछे एक बंदा और आ जाता है, लंबा हट्टा कट्टा सा। वो कहता है हे तुम मुझसे फाइट करोगे? मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ अपने आप से फाइट करने के लिए। और वो उस बंदे पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मर्सनरी एक ही अटैक में उसे पीछे की ओर गिरा देता है और कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो लड़की भी कहती है जो भी मैंने देखा उसे मैं भूल जाऊंगी क्योंकि ये गलती उस बंदे की ही थी। तो मैं ऐसा प्रिडिक्ट करूंगी कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। और वहाँ के कर्मचारी उस बंदे को ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर वो सारे के सारे उस मर्सनरी के बारे में बातें करते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो लड़की उन दोनों को देखती हुई अपने मन में सोचती है उनके लिए मैं किस बंदे को सिलेक्ट करूं ताकि वो उनसे फाइट करे। और वो उस लूके से पूछती है तुम्हें क्या लगता है? तभी वो कहती है क्या मैं किसी फाइट के लिए बंदों को चूज कर सकती हूँ? तो वो लड़की भी कहती है ठीक है कर सकती हूँ। फिर लगातार लोगों की फाइट होने लगती है और वो लड़की चूज करती है नंबर 27 और नंबर 41 को। किसके विपरीत? एमसी के विपरीत। एमसी का नंबर था 53, जो कि उन दोनों को ही देख रहा था। उन तीनों को देखकर वो सारे के सारे लोग कहते हैं दो ताकतवर बंदे एक टीम में और एक बंदा दूसरी टीम में। ऐसा लगता है कि अब फाइट होने वाली है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जिसे देखकर तो वो मर्सनरी भी कहता है शायद ये सारे के सारे पागल हो गए, एक बंदे से हम दोनों की फाइट करवा रहे हैं। तभी वो देखकर वो लड़की कहती है रुको लूके, तुम क्या सही में इसकी फाइट करवाना चाहती हो? तो लूके भी कहती है बिल्कुल सही। और वो कुछ होती हुई कहती है मेरी आंखें कभी भी गलती नहीं कर सकती, मैंने उस आदमी के अंदर मॉन्स्टर को देखा है। फिर वो दोनों लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं, जिन्हें की वो दोनों के दोनों लड़कियां भी देख रही थी। फिर एमसी अपनी तलवार निकालता है और वो दोनों भी रेडी होने लगते हैं। फिर हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है, आउल डार्किस नाम है, जो कि रेड वुल्फ मर्सनी ग्रुप का लीडर है। उसने अगले साल ही एक बहुत ही बड़े माफिया गैंग को हराया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस अकेले ने ही पूरे के पूरे 7 लीडर्स को डिफीट कर दिया। फिर हमें उस आर्चर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है ईडी मार्कमैन। यह एक यंग मास्टर है आर्चर फैमिली का और इसने बचपन में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग की थी। ये अपने पिता से भी ज्यादा टैलेंटेड था और ये 5 साल की उम्र में ही रैंकिंग में शामिल हो गया था। इसे लोग एक प्रोडिजी भी मानते हैं और ये दोनों के दोनों खड़े हैं एक बंदे के विपरीत में। तभी एमसी तलवार को निकाल लेता है और उसके बारे में बताया जाता है ये है एक ऐसा बंदा जिसे कोई नहीं जानता। तभी वो लड़की कहती है मैच शुरू किया जाए और वो आर्चर एमसी पर अपने बाण को चला देता है। एमसी उस बाण को डॉज कर लेता है और आगे बढ़ जाता है
आउल डार्किस को मारने के लिए, लेकिन वो आउल डार्किस एमसी पर अटैक कर देता है और वो दोनों लगातार ऐसे ही फाइट करने लगते हैं। एक बंदा उसे देखकर कहता है, क्या तुम इसे देख सकते हो? तो दूसरा बंदा कहता है, मुझे तो बस उनकी आवाजें ही सुनाई दे रही है। फिर एमसी जोर से अपनी तलवार से आउल डार्किस की तलवार पर हिट करता है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है और एमसी के प्रेशर की वजह से डरने लगता है। तभी एमसी एक और बार उस बंदे पर तलवार चलाने लगता है। उसी समय वो आर्चर एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसके तीर को ही अपने तलवार से काट देता है, बड़े ही कूल वे में, जिसे देखकर वो सारे के सारे देखने वाले लोग भी चौंक चुके थे और वो दोनों एमसी के सामने खड़े हो जाते हैं। आउल डार्किस कहता है, ये कोई तलवारबाज तो नहीं, मुझे तो लगता है कि ये वही टॉप रैंकिंग का नाइट है। तो वो आर्चर भी कहता है, मैंने पहले इसके बारे में कभी ना सुना है ना कभी देखा। तभी एमसी उन दोनों से कहता है, तुम दोनों की अलग अलग कैटेगरीज है ना रैंकिंग में? तो वो आर्चर कहता है, हाँ मेरी 402 कैटेगरी है आर्चरिंग में। और वो आउल डार्किस कहता है, मेरी 753 मर्सनरी रैंकिंग है। तो एमसी अपना ऑरा निकालता है और कहता है, आई सी, तब तो मुझे तुम्हें डेफिनेटली डिफीट करना ही होगा। और बहुत ही ज्यादा प्रेशर में अपना ऑरा निकालने लगता है ग्रीन कलर का, जिसे महसूस करके वो आर्चर भी घबराने लगता है। और आउल डार्किस अपने मन में सोचता है, अचानक इस इंसान का ऑरा इतना खतरनाक कैसे हो गया? और लूके अपने मन में सोचती है, ये तो पुराना है पर इसकी पावर कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल है और इसके पास तो एक कलर भी है। तभी वो आर्चर एमसी पर अपने धनुष को चार्ज करने लगता है और कहता है, मैं हूँ एक आर्चरी का किंग नंबर 402, मैं तुमसे नहीं हारने वाला। तभी अचानक एमसी एक ही दम से उसके पास आकर उसे नीचे गिरा देता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर एमसी उसके सामने आ जाता है, आउल डार्किस के सामने, और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर तो आउल डार्किस भी डर रहा था। फिर एमसी अचानक उसके पीछे जाकर उसके गर्दन पर तलवार रख देता है। वो कहता है, रुको, मैं सरेंडर करता हूँ। और उसे कहता है, मुझे अभी और भी काम करने हैं, इस बंदे की तरह बेहोश नहीं होना। तभी एमसी ने जो तलवार उसके गर्दन पे रख रही थी वो उसे हटा देता है। और आउल डार्किस एमसी को देखता हुआ अपने मन में सोचता है, ये तो एक मॉन्स्टर है, ये बंदा आखिरकार है कौन? और जो लोग इस फाइट को देख रहे थे वो कहते हैं, ये तो इनक्रेडिबल है, ये बंदा, इस बंदे ने तो दोनों के दोनों ताकतवर लोगों को ही हरा दिया। लुके उसे देखकर कहती है, ये तो इनफ है। तभी वो लड़की कहती है, विनर है नंबर 53। फिर लुके पीछे की तरफ भागने लगती है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है, लुके तुम कहाँ जा रही हो? तभी वो एक कंप्यूटर के पास आती है और वहां पर जानकारी देखने लगती है एमसी के बारे में। उसे पता चलता है एमसी का नाम है लोवे टूनली और ये बस 17 साल का है और ना तो इसके पास कोई रैंकिंग का एक्सपीरियंस है और ना ही कोई स्किल। और वो उसके बारे में पढ़ती हुई अपने मन में सोचती है, ये अचानक आ गया, इसके बारे में हमारे अप्राइजल ब्यूरो को भी पता नहीं है। और फिर वो खुश होती हुई अपने मन में सोचती है, ये तो एक जैकपॉट है, मुझे एक हिडन टैलेंट मिल चुका है। और वो बाहर भागती है। फिर बाहर जाती हुई कहती है, लोवे टूनली, मैं तुम्हारी विशेष अप्राइजल बनना चाहती हूँ। तभी वो एमसी के आइड साइड और भी ज्यादा अप्राइजल्स को देखती है, वो भी निचले रैंक के थे, जो कि एमसी को लालच दे रहे थे अपने आप को नियुक्त करने के लिए। जिसे देखकर लुके अपने मन में सोचती है, क्या मैं लेट हो गई? और वो गुस्से में उनके पास जाती हुई कहती है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सारे के सारे मेरे जैकपॉट को हथियाना चाहते हैं। तभी एमसी कहता है, ये विशेष अप्राइजर क्या होता है? तभी लुके बीच में आती हुई कहती है, मैं बताती हूँ। और वो बताने लगती है, एक विशेष अप्राइजर जो कि रैंकर के पास उसके पीछे पीछे चलता है हमेशा और उसके रैंकिंग्स में हमेशा के लिए अपडेट करता रहता है। कभी भी रैंकर कहीं भी दूर जाता है तो वो उसके पीछे पीछे जाके उसकी रैंक को अप कर देता है, जिससे कि रैंकर भी हमेशा के लिए कुछ रहता है। और तुम नहीं जानते कि एक विशेष अप्राइजर का अपडेट करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक रैंकर दुनिया भर में ट्रेवल करता है, इसलिए देखो। और वो एक फोन को निकालती हुई कहती है, ये देखो मेरे पास क्या है, ये है रैंक टेल, ये एक रैंकिंग का टेलीग्राम है जिसपे सारी के सारी लेटेस्ट न्यूज आती है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो तुम खुद बताओ, तुम किसे अपना अप्राइजर चूज करना चाहते हो? तो एमसी कहता है, मुझे अपने लिए क्या कोई अप्राइजर चूज करना है? फिर वो सीरियस होता हुआ कहता है, मेरी बस एक ही कंडीशन है। और वो सभी से कहता है, सारे के सारे मेरी बात को सुनो, मैं तुम सभी से कर रहा हूँ, जो भी मुझे रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंचा देगा मैं उसे चुन लूंगा। ये सुनकर तो वो दूसरे अप्राइजर भी कहते हैं,
रैंकिंग पर टॉप 10 पे आना यह तो मुश्किल है। तभी एक और अप्राइज़र करता है, तुम तो एक शोडमैन हो, मैं तुम्हें शोडमैनशिप में पहुँचा सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें रैंकिंग पर टॉप 10 पर नहीं पहुँचा सकता। ये सुनकर तो एमसी चुप हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पीछे से लूके उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी लूके एमसी को आवाज़ लगाती है लोवे। एमसी रुक जाता है और वो एमसी के पास आकर कहती है, तुम्हें एडवेंचरर रैंकिंग पर टॉप 10 पर क्यों जाना है? तो एमसी कहता है, तुम्हारे काम पे काम रखो। तो लूके कहती है, अब से ये मेरा ही काम है क्योंकि अब मैं तुम्हारी विशेष अप्राइज़र बनूंगी और तुम्हें टॉप 10 तक जाने के लिए गाइड करूंगी। यह सुनकर एमसी वहां से जाते हुए कहता है, मैं किसी बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहता। यह सुनकर तो लूके कहती है, क्या? और वो गुस्सा करती हुई कहती है, बच्चा, मैं बच्चा होने से पहले एक अप्राइज़र हूँ, तो होनेस्टली तुम मुझे अप्राइज़र की तरह ट्रीट करो। तभी एमसी उससे कहता है, तुम्हें मेरी कंडीशन समझनी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं ले सकता। तो लूके पीछे से चिल्लाती हुई कहती है, मेरी बात को तुम सुनो, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में एक काम करना है, मेरे पास भी एक मिशन है जो मुझे पूरा करना है, तो हम दोनों को ही एक साथ मिलकर ये काम करना चाहिए। जिसे सुनकर तो एमसी उसकी तरफ देखने लगता है और उसके अंदर एमसी को अपना ही पहले वाला रूप दिखाई देता है। इसलिए एमसी कहता है, ठीक है, अब से हम दोनों साथ काम करेंगे। तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और लूके उससे हाथ मिलाती हुई कहती है, मेरा नाम है लूके इमेल्डिया, मैं तुम्हें टॉप 10 में पहुंचा कर ही रहूंगी। और एमसी भी हाथ मिलाते हुए कहता है, मेरा नाम है लोवे टूनली। तभी लूके एक घर के अंदर आती है और एक कमरा खोलकर उससे कहती है, ये रूम अच्छा है ना? ये मैंने किराए पर लिया है हमारे बेस के तौर पर। तभी लोहे उससे कहता है, तुम्हारी स्किल्स तो अच्छी है। लूके गुस्से में नीचे बैग फेंकती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता उस वक्त मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। तुम मुझसे क्या कह रहे थे? क्या तुम मुझे एक वीक तक ही ट्राई करोगे और हटा दोगे? तो एमसी कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं सतर्क था। तभी लूके अपने मन में सोचती है, एक वीक बाद तुम्हें मेरी कीमत का अंदाजा होगा और तुम भीख मांगोगे मुझे अपना अप्राइज़र बनने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। और गाइज वो एमसी को इसी रूप में अपने आप से माफ़ी मांगते हुए इमेजिन करने लगती है। तभी एमसी कहता है, ये तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। फिर लुके उससे कहती है, तुम एक अच्छे फाइटर हो, तो तुम रैंकिंग के टॉप पर क्यों जाना चाहते हो? तुम और भी चीज़ें कर सकते हो। तो एमसी कहता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही सुन लिया क्या? तो लुके उससे कहती है, ये देखो तुम्हारी रैंकिंग है 2728, जो कि बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। इसे तुम देखकर खुश नहीं हो रहे? तो लूके उससे कहता है, उन दोनों को मैंने हराया था, उनके तो 3 ही डिजिट थे, तो मेरे 4 क्यों हैं? तो वो कहती है, क्या तुम इस तरीके से उन्हें जांच रहे हो? तुम क्या बेवकूफ़ हो? और उसे बताने लगती है, एडवेंचर रैंकिंग ये लोगों को एक तरह से ओहदा देने के लिए है। ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारी भी लिमिट्स होती है। इसलिए तुम्हारे पास बस 2 ही रैंकिंग है, एक तो स्वॉर्डमैन की और एक एडवेंचरर की, और इसलिए तुम्हें और भी ज़्यादा रैंकिंग्स को लेना होगा। लेकिन तुम टैलेंटेड तो हो। तो एमसीबी कहता है, क्या ये सही है? तो वो कहती है, अगर अप्राइजल ब्यूरो की तरफ से देखा जाए तो हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम चाहो तो दूसरों की तरह और भी ज़्यादा टैलेंट को ले सकते हो। जैसे मैं दिखाती हूँ आउल डार्किस को, उसके पास 5-5 अलग-अलग क्लास है, और इधर देखो ईडी मार्कमैन को, जो कि 4 अलग-अलग चीज़ों को लेकर बैठा है। तुम भी ऐसा कर सकते हो और रैंकिंग पर अलग-अलग रैंकिंग्स को रजिस्टर करवा सकते हो। तो एमसी कहता है, क्या ये काम करेगा? मुझे तो नहीं लगता। तो वो कहती है, मेरा ये सोचना है, तुम्हें ये कर लेना चाहिए। तभी वो कहती है, तुम सबसे ऊपर सबसे जल्दी टॉप 10 की रैंकिंग पर पहुंचना चाहते हो, है ना? क्योंकि तुम्हें सबसे ऊपर उस गॉड्स के आइलैंड पर जाना है। तो एमसीबी कहता है, तुम्हें ये कैसे पता? तो वो मुंह नीचे करती हुई कहती है, क्योंकि टॉप 10 रैंकिंग के अंदर वहां जाने का ही मौका मिलता है, और इस पीरियड के अंत में मुझे लगता है कि तुम वहीं जाओगे। तो एमसीबी कहता है, हाँ बिल्कुल। तो वो कहती है, ये परिस्थितियां एकदम मेरी तरह है, हम दोनों एक जैसे हैं। तो एमसीबी कहता है, हम दोनों। तो बताने लगती है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं कोई काम करूं और एक अच्छी रैंकर बनूं, लेकिन मैं जिस चीज़ को पाना चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिली। मैं चली गई रैंकिंग के डार्कनेस में। तभी एमसी पूछता है, क्या
तो वो कहती है कुछ नहीं, और बताने लगती है तुम इतने ताकतवर कब से बने? क्या तुमने किसी ताकतवर इंसान को अपना मास्टर बनाया है? तो एमसी कहता है नहीं, मैंने ये सब 1 साल के अंदर सीखा है मेरे मास्टर आइडोल से। ये सुनकर वो चौंकती हुई कहती है क्या आइडोल? फिर वो उसकी कॉलर को पकड़कर उसे कहती है तुम क्या उसी आइडोल की बात कर रहे हो जो रैंकिंग 1 पर है? ह्यूमंस में सबसे ज्यादा ताकतवर? तो एमसीबी कहता है हाँ वो कुछ यही कहता था, मैं उसका 1 साल के लिए डिसाइपल था। तो वो लूके अपने मोबाइल पर आइडोल को दिखाती हुई कहती है ये बहुत ही ज्यादा फेमस स्वॉर्डमैन है, ये अपनी स्वॉर्डमैन स्किल किसी और को नहीं सिखाता, इसने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया है। इसके बारे में ये तक कहा जाता है कि अगर कोई डिसाइपल रिजेक्शन की बात आए तो ये टॉप 1 नाइट होता, क्योंकि इसने करोड़ों डिसाइपल्स को रिजेक्ट करा है। तुम नहीं जानते लेकिन तुम्हें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि तुम उसके इनहेरिटर हो। तो एमसी उसके बारे में सोचता है क्या वो इतना बड़ा इंसान है? तो वो भी कहती है ऑफ कोर्स वो कितना ज्यादा ताकतवर है, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तो एमसी कहता है नहीं, पहले मैंने उसे एक बार बीट किया था एक स्टैक लगाकर। तो वो भी कहती है इम्पॉसिबल, और वो सोचने लगती है अगर सच में देखा जाए तो तुम सही ही कर रहे हो, हालांकि यह बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। और वो दोबारा एमसी के बारे में देखने लगती है और कहती है तुम्हारा सरनेम है टूनली और तुमने अपने बारे में ज्यादा कुछ दर्ज नहीं करवाया है अपने नाम के अलावा। तभी एमसी पुरानी मेमोरीज को याद करता है जब उसके मास्टर ने उससे पूछा था। एमसी बताता है मेरा कोई सरनेम नहीं है। तो उसका मास्टर कहता है ये शायद कल्चर के डिफरेंस की वजह से होगा। फिर उसका मास्टर कहता है अगर तुम्हें गोड्स के आइलैंड में सबसे पहले जाना है तो तुम्हारा अब से नाम होगा लोवे टूनली। इस नाम से तुम्हें गोड्स के आइलैंड में जाने के लिए और भी ज्यादा आसानी होगी। और वो दोनों के दोनों उसी गड्ढे के पास खड़े हुए थे। एमसी भी कहता है मैं समझ गया। और एमसी कहता है मेरा नाम है टूनली, पूरा का पूरा नाम है लोवे टूनली। ये टूनली नाम मेरे प्रीवियस फैमिली का है। ये सुनकर वो लो भी कहती है मैं समझ सकती हूँ, बताने के लिए शुक्रिया। और वो कहती है अच्छा है अब दिन खत्म हुआ, अब मेरी अप्राइजल की नौकरी भी खत्म हो चुकी है, तो अब मुझे इसे उतार देना चाहिए। और अपने सर से टोपी उतारती है। तो एमसी उसके बाल देखकर चौंक जाता है। वो कहता है तुम तो एक औरत हो। तो कहती क्या? और वो एमसी पर गुस्सा करती हुई कहती है क्या तुम्हें पहले ये नहीं पता चला? तो एमसी भी कहता है सॉरी। तो वो गुस्से में अपना मुंह फुला लेती है और कहती है सॉरी ये अभी इनफ नहीं है, और उससे झगड़ा करने लगती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूके अखबार पढ़ रही थी। ऊपर से एमसी आता है तो लूके उससे कहती है तुम जल्दी उठ गए? तो एमसी उससे कहता है क्या पानी मिल सकता है? तो लूके उससे कहती है हाँ तुम क्या कर रहे हो? तो एमसी बात को पलट देता है और कहता है गुड मॉर्निंग लूके। तो लूके भी कहते हैं गुड मॉर्निंग, और बालों को बांधती है और कहती है चलो ब्रेकफास्ट करने चले, आज हमें एक लंबी जर्नी पर जाना है, तो आज हमारा पहला कदम है। और वो उससे कहती है चलो अब चलने वाले हम टॉप 10 की एडवेंचर रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। फिर लूके और एमसी बाहर आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। लूके एमसी से कहती है अगर तुम्हें एडवेंचर रैंकिंग पर चढ़ना है तो तुम्हें अचीवमेंट को हासिल करना होगा, और इसलिए तुम्हें जगह का डेवलपमेंट और बेसिक जगह को एक्सप्लोर करना होगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम रिक्वेस्ट को ले सकते हो, इसलिए तुम्हें और लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा। ये रिक्वेस्ट तुम्हें कहीं से भी मिल सकती है, या तो हमारे एड्रेशन ब्यूरो से, या फिर कंट्री से भी, या फिर किसी गिल्ड यूनियन से। तुम कहीं से भी इसे ले सकते हो। तो एमसी कहता है उसे रैंक टेल ही कहते हैं ना, ये सुविधाजनक लगता है। तो लूके कहती है हाँ अगर मैं बड़ी लेवल की ऑफिसर बन जाऊं तो इसका आराम से यूज कर सकती हूँ। तो फिर एमसी उसे देखता हुआ कहता है क्या मेरे लायक कोई रिक्वेस्ट है जिससे मैं रैंकिंग को अप कर सकता हूँ? तो वो कहती है हाँ तुम्हें एक डिफिकल्ट रिक्वेस्ट लेनी होगी ताकि तुम्हारी लेवल जल्दी अप हो। तो एमसी कहता है तो फिर मैं टॉप लेवल की रिक्वेस्ट लूंगा। तो वो कहती है उसका डेंजर जोन देखो 7th लेवल का है, तुम नहीं बच पाओगे। और वो उससे कहती है इम्पॉसिबल, तुम उसे कह नहीं सकते। तो एमसी कहता है जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा। तो उससे कहती है ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम इसे नहीं करोगे। तभी उन दोनों की भी बातें एक बंदा पीछे बैठा हुआ सुन रहा था, और एमसी उससे दोबारा कहता है एक बार मुझे ट्राई करने दो, क्योंकि जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ गोड्स का आइलैंड,
उसका तो डेंजर जोन ही लेवल फर्स्ट का है, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे जाना ही होगा। ये सुनकर वो लूके अपने मन में सोचती है, ये कितना ज्यादा जिद्दी है, मुझे कैसे भी करके इसे रोकना ही होगा। तभी उनके बीच में वही बंदा आता है जो कि उनके पीछे से बातें सुन रहा था। वो उनसे कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तभी लूके खड़ी होकर उससे कहती है, मिस्टर लॉयड। तो वो कहता है, बहुत समय बाद मिले लूके। तो एमसी पूछता है, ये कौन है? तो लूके बताती है, मुझे बताने दो। इस इंसान का नाम है लॉयड ब्रूवार्ड और ये स्ट्रॉन्ग एडवेंचर है। इसकी एडवेंचर रैंकिंग लेवल 11 है। ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, लेवल 11, और उसको अपने मास्टर की बात याद आती है कि जितने भी टॉप 10 के अंदर या टॉप 10 के आसपास आने वाले रैंकर्स है, सारे के सारे मोस्टर्स है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और एमसी उस बंदे को देखता हुआ अपने मन में सोचता है, ये भी एक मोस्टर है, ये है 11वीं लेवल पर, और एक लेवल के पार करने के बाद ये गोड्स को चैलेंज दे सकता है। तभी लूके उससे कहती है, लॉयड मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो वो भी कहता है, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तो वो कहती है, लो वे उसे हरा दो फाइट में। फिर वो दोनों आ जाते हैं आमने सामने। तभी वो बंदा एमसी से कहता है, मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं लगा था मुझे यहाँ पर डुएल करना होगा, इसलिए मुझे वेपन चुनने में थोड़ा समय लगा। तभी एमसी कहता है, मेरा नाम है लोवे टूनली। तभी वो बंदा कहता है, इतनी पोलाइट तरीके से बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम दोनों नॉर्मल होके बात कर सकते हैं। तभी वो उस लूके से कहता है, लूके पहले मेरी रैंकिंग को अपडेट करने के लिए शुक्रिया, तुम अमेजिंग हो। और वो उसकी तारीफ करता हुआ कहता है, पहले भी तुमने मेरी रैंकिंग को अप किया था, तुम्हारी क्रिएटिविटी कमाल की है और ऑफिसर्स भी जानते हैं कि तुम किस लेवल का दिमाग रखती हो, तुम सही में टैलेंटेड पर्सन हो। ये सुनकर लूके चुप हो जाती है। तभी वो अपने स्पीयर को घुमाता हुआ कहता है, तुम एक जिद्दी लड़के हो, तुम्हें तुम्हारा शुरुआती जगह बताना होगा। और एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है, इसे देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ताकतवर है और इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं आगे बढ़ा तो ये अपने स्पीयर से मुझे छल्ली कर देगा। तभी लूके साइड में से चिल्लाती हुई कहती है, लोवे ये अच्छा चांस है, तुम चाहो तो इस दुनिया के बारे में सीख सकते हो। यह सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, क्या तुम इस दुनिया की बात कर रही हो? मैंने पहले ही बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए मैं ऑलरेडी जानता हूँ। और गाइज एमसी भी अपना ऑरा निकालने लगता है। तभी हमें उन दोनों के बारे में बताया जाता है। लोवे टूनली जो कि एडवेंचर रैंकिंग पर 2728 रैंक पर है और लाउड ब्रोवार्ड जो कि एडवेंचर रैंकिंग पर 11वें लेवल पर है। गाइज इनके बीच का डिफरेंस देखो। और वो दोनों रेडी हो जाते हैं। तभी लू के बीच में कहती है, मैच स्टार्ट करो। और वो दोनों आपस में फाइट करने के लिए बढ़ जाते हैं। एमसी पीछे हटकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि वो डोज कर लेता है। और उस अटैक को देखकर वो अपने मन में सोचता है, इसने अपने अटैक में प्राणा का इस्तेमाल करा और ये अपने शरीर को स्पीड में लाने के लिए प्राणा का यूज कर रहा है। बाय द वे इसकी स्वॉर्डमैनशिप मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन ये स्वॉर्ड सेंथ स्टाइल है जो कि एक सीक्रेट स्वॉर्डमैन आर्ट है। इसे कोई एक पर्सन पूरी जिंदगी में एक बार ही सिखा सकता है। तभी एमसी उसके पीछे आकर उससे कहता है, तुम्हें लड़ाई के बीच ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और वो एमसी के अटैक को अपने भाले से रोक लेता है और उसे कहता है, मैं तो अभी भी रिलैक्स हूँ। जिसे देखकर एमसी गुस्सा हो जाता है और लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे कि वो डोज करते जा रहा था। तभी वो एमसी को देखता हुआ अपने मन में सोचता है, लेकिन इसका प्राणा वो अलग ही है। तभी वो बंदा एमसी से पीछे हट जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन सी ट्राइब से हो? तो एमसी कहता है, ट्राइब? तो वो कहता है, बेवकूफ बनने का नाटक मत करो, तुम्हारा प्राणा वो कितना ज्यादा चमकीला है। हालांकि अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करने वाला, तुम्हें ये बता देना चाहिए, वरना अब मैं मेरी आर्ट यूज करूंगा। तो एमसी अपने मन में सोचता है, आर्ट? और वो कहने लगता है, फ्लूरियस ग्लोपिंग हॉर्स पासिंग अवे, और अपनी आर्ट को यूज करने लगता है। गाइज उसके आई साइड से बहुत ही ज्यादा खतरनाक गोल्डन कलर का ओरा निकल रहा था, जिसका प्रेशर एमसी पर पड़ने लगता है और उसके आई साइड और भी गोल्डन स्पीयर अपीयर होने लगते हैं। और वो उन सभी स्पीयर को आसमान में भेज देता है और कहता है, ये है ब्रोवार्ड ट्राइब की आर्ट, स्पीयर आर्ट जेन। और उसका प्रेशर लूके तक भी आ रहा था। तभी वो कहता है, अब तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम मरना चाहते हो? और ये सब एमसी भी देख रहा था। तभी एमसी के ऊपर उस टेक्निक का प्रेशर पड़ने लगता है, जिसे देखकर एमसी कहता है, यह तो। फिर वो बंदा सारे के सारे स्पीयर्स को एमसी के ऊपर फेंक देता है। एमसी खड़ा हो जाता है उसे रोकने के लिए और लगातार तलवारों से स्पीयर को रोकने लगता है, लेकिन एक स्पीयर एमसी के पैर पर लग जाता है। फिर वो बंदा कहता है, ये सब काम नहीं करने वाला तुम्हारी ऑर्डिनरी तलवारों के साथ, और एक चुटकी बजाकर
एमसी के आइट साइड और भी स्पेयर को समन कर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण तो एमसी बिल्कुल बेहाल हो चुका था और वो अपने मास्टर की बात याद करता है। तो उसके मास्टर कहते हैं, लोवे तुम्हारा प्राणा इसे होल्ड करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो तो तुम और भी ज्यादा टेक्निक्स को सीख सकते हो। तो एमसी भी कहता है टेक्निक्स, तो उसके मास्टर कहते हैं ध्यान से देखना, और एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं और उससे कहते हैं इसे इस तरह से स्टार्ट किया जाता है। एमसी भी उसके मास्टर की तरह ही करता है, फिर एक ही दम से एक स्लेश लगा देता है उस बंदे के ऊपर, जिसे देखकर वो बंदा उसे रोकने लगता है। तभी एमसी एक ही दम से उसके पास आ जाता है, जिसकी वजह से तो वो बंदा दूर हट जाता है और बीच में अपने स्फीयर्स को गिरा देता है। फिर वो दोनों लगातार इस फाइट स्टार्ट कर देते हैं। वो बंदा अपने मन में सोचता है इसके स्लेश को देखना अपनी नंगी आंखों से नामुमकिन है, इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी और वो बंदा एमसी के ऊपर अपने स्पेयर को फेंक देता है, जिसे कि एमसी अपने तलवार से रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और पीछे गिर जाता है। तभी वो बंदा कहता है तुम इम्प्रेसिव हो, हालांकि हमारे बीच की दीवार बहुत बड़ी है, और वो बंदा एमसी के आइट साइड बहुत सारे स्पेयर्स को दोबारा समन कर देता है, जिन्हें देखकर तो वो दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। फिर वो बंदा कहता है मेरी एडवेंचर रैंकिंग को तुम अंडरएस्टिमेट मत करो। फिर वो बंदा बहुत ही ज्यादा प्रेशर एमसी पर डालने लगता है और जोर का अटैक एमसी के ऊपर कर देता है, जिससे कि एमसी पूरी तरह से धराशायी हो जाता है और वो बंदा जीत चुका था। विनर लॉयड ब्रोवार्ड तभी वो उसे लुके के पास जाता है और उससे कहता है तुम संतुष्ट हो ना? तो लुके कहती है यस थैंक यू। तभी लुके उससे कहती है मुझे नहीं लगा था लोवे इतना टिक जाएगा। तो वो बंदा भी कहता है मेरा मानना भी यही था, लेकिन वो एंड तक टिका रहा। तभी लुके उसे कहती है मुझे नहीं लगा था कि वो जीतेगा भी सही, इसलिए मैंने तो यही सपोज करा था कि वो नहीं जीत पाएगा और उसको उसकी लिमिट पता चल जाएगी। ये आइडोल का डिसाइपल है, ये तो सिद्ध हो गया। तभी वो बंदा कहता है तुमने नोटिस किया उसकी स्पीड और स्लेस कितने ज्यादा फास्ट थे? ये वही शोर सेंट टेक्निक है। मुझे इस चीज को जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ, लेकिन ये टेक्निक महान स्वord मास्टर्स ने बनाई थी जो कि रैंकिंग 1 पर थे, और ये टेक्निक वो जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं। लेकिन हालांकि इस बार ये टेक्निक उन्होंने इस बच्चे को इनहेरिट में दे दी और अब ये सारे के सारे नाइट्स का दुश्मन बन चुका है। तो लूके भी अपना सर पकड़ती हुई कहती है हाँ, अब मुझे पता चला, मुझे इस बंदे को बचाना होगा और फाइट करने से रोकना होगा दूसरे नाइट्स से। तो वो भी कहता है हाँ, इस केस में अगर इसके अंदर नाइट की पावर जाग गई तो ये काम कर सकता है। तो भी कहती है हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इसे पाना चाहता है। तभी वो कहती है लेकिन ये वो रीजन नहीं था जिसके लिए मैं उसकी विशेष अपराइजर बनी। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि उसे शॉर्ट सेंट स्टाइल आती है, लेकिन तुम बिलीव नहीं करोगे, इसने एक क्लियर हिट मारा है तुम्हारे बेटे के ऊपर। तो वो भी कहता है क्या मेरे बेटे के ऊपर? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है उसकी स्किल्स के साथ। तो वो कहता है हाँ, लेकिन उसने हिट मारा है। तभी वो लोहे के बारे में सोचता हुआ अपने मन में सोचता है जैसे कि ये कर रही है, और वो बच्चा देखने में मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा झूठ बोलेगा, और उसका प्राणा वो तो अलग ही लेवल पर था। तभी वो वहां से जाने लगता है और लूके उससे कहती है मिस्टर लॉयड क्या होता अगर उसके पास टेक्निक होती तो वो कहता है अगर वो टेक्निक का इस्तेमाल करता तो मेरा हारना तय था। फिर हमें एमसी का सपना दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत जो कि एक कविता को गुनगुना रही थी, पीछे से वही दादी अम्मा आती है और उससे कहती है तुम इसे क्यों गुनगुना रही हो, और उस पे चिल्लाने लगती है तुम क्या बेवकूफ हो जो इस कविता को गुनगुना रही हो, इसकी वजह से हम बाहर भी नहीं जा पा रहे। और वो वहां से जाती हुई कहती है आज के बाद इस कविता को कभी भी मत गाना, समझ गई? तो वो औरत चुप हो जाती है और एमसी से कहती है मुझे माफ कर दो लोवे। तभी एमसी की आंखें खुलती है, वो था पलंग पे। फिर पीछे से लूके आती हुई कहती है तुम उठ गए? तो एमसी पूछता है मैं कहाँ पर हूँ? तो लूके उससे कहती है ये है रिकॉग्निशन ब्यूरो इंफर्मरी, तुम पूरे के पूरे दिन सो रहे थे? तो एमसी कहता है पूरे दिन? तो वो कहती है हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर से किसी ने प्लग निकाल दिया। फिर वो बताती है डॉक्टर ने जब तुम्हें देखा तो उन्होंने बताया कि तुमने किसी चीज का बोझ अपने ऊपर उठा रखा है, तो तुम उस बोझ को उतार दो, तुम्हें इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर एमसी उस सीन को याद करता है और अपने मन में सोचता है हाँ तुम सही कर रही हो। तभी वो लुके एमसी को देखने लगती है, फिर उससे कहती है मुझे तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी है।
तुम्हें क्या मंत्र के बारे में पता है? तो एमसी कहता है नहीं। तो वो कहती है क्या तुम्हें मंत्र के बारे में नहीं पता जो कि बड़ी-बड़ी प्रजातियां इस्तेमाल करती है। आधे से ज्यादा रैंकर्स टॉप लेवल के सारे मंत्र का उपयोग करते हैं। तो एमसी भी कहता है क्या लॉयड की तरह? तो वो भी कहती है हाँ, लॉयड एक वॉरियर है जो कि ब्लोवार्ड ट्राइब से आता है। उस ट्राइब के अंदर और भी रेसेज है और सारी के सारी अपने मंत्रों का यूज करती है कविताओं के रूप में। जितनी भी पुरानी जातियां हैं वो सारी के सारी उन मंत्रों को बोलती है और उनका उपयोग करती है अपनी लाइफ में। ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है एक मंत्र, और लूके उससे कहती है लॉयड ने कहा कि तुम्हारे पास भी कोई मंत्र है तो क्या तुम्हें पता है? तो एमसी कहता है मुझे क्या उस मंत्र के बारे में पता है? मुझे लगता है हाँ। और वो उस औरत के बारे में सोचने लगता है। तभी ये सुनकर तो लूके खुश हो जाती है और खड़ी होती हुई कहती है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम अब एक रैंकर बन सकते हो टॉप लेवल के, क्योंकि तुम्हारे पास भी अब एक मंत्र होगा। फिर वो अपना मोबाइल देखती है और उसे कहती है मुझे एक परफेक्ट रिक्वेस्ट मिल चुकी है। तो ये है अजाबान फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट, और इस फॉरेस्ट का डेंजर जोन रैंकिंग 48 है। वो भी बस अभी 2 मंथ पहले ही आया है। एमसी उसे देखकर कहता है क्या मुझे इस फॉरेस्ट में जाके जानवरों की देखभाल करनी होगी? तो वो कहती है नहीं, लेकिन रिसेंटली वहां पर अचानक लोग गायब हो रहे हैं। बहुत सारे रैंकर्स वहां पर गए और अचानक गायब हो गए, उनका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। पहले 1000 लोग वहां पर गए थे और 800 गायब हो चुके हैं। और वो एमसी से कहती है तुम्हें बस ये पता लगाना है कि वो गायब क्यों हो रहे हैं और तुम्हारी रैंकिंग 200 से ऊपर हो जाएगी। तो एमसी खड़ा होता हुआ कहता है मैं इस रिक्वेस्ट को जरूर लूंगा। तुमने ये रिक्वेस्ट इसलिए ही बताई है ताकि मैं इसे पूरा कर सकूं, है ना? तो भी कहती है ऑफ कोर्स। और वो अपने रैंक टेल को देखते हुए कहती है अब इस रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ और रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तुम्हें इस फॉरेस्ट के अंदर एक भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सरकार ने इस चीज के लिए रोक लगवा रखी है, तो ध्यान से चलना, संभल के नियम को फॉलो करना। तो एमसी कहता है अगर मैंने नियम को फॉलो नहीं किया तो वो कहती है तुम्हारी रैंकिंग गिरा दी जाएगी। और वो एमसी से कहती है ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने बड़े रैंकर हो, अगर तुमने एक भी जानवर को नुकसान पहुंचाया तो तुम नीचे गिरवा सकते हो अपनी रैंकिंग को। तो एमसी भी कहता है मैं समझ गया। तो वो कहती है ठीक है, अब मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, तो अब तुम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो रैंकिंग के प्रति। हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। तो वो एमसी भी कहता है हाँ। तभी हमें उस फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदे ने दूसरे बंदे को गर्दन से पकड़ रखा था। वो उससे कहता है अब तुमने मुझे देख लिया है तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तभी उसके पीछे एक और बंदा आता हुआ कहता है क्या तुमने एक और को मार दिया? तो कहता है हाँ, वैसे भी सरकार इसकी परवाह नहीं करती छोटे मोटे रैंकर्स की, मैं उन्हें आराम से मार सकता हूँ। फिर वो कहता है एनीवे इन जानवरों के सींगों को काट कर हमें रैंकिंग में मुनाफा मिल सकता है। मेरी रैंकिंग पहले 4 डिजिट की थी, अब 3 की हो चुकी है। तभी वो बंदा भी कहता है हाँ, तुम अपनी स्ट्रेंथ पर ही रिलाई नहीं कर सकते, तुम्हें और भी चीजों की आवश्यकता है। और गाइज इस बंदे का नाम था रोजो क्रेवेल, स्मगलर रैंकिंग 7th। तभी वो बंदा दोबारा कहता है सही में ये बहुत ही ज्यादा हंटिंग के लिए अच्छी जगह है। और वो खुश होता हुआ कहता है मैं जल्द से जल्द टॉप 100 की रैंकिंग में आना चाहता हूँ। और गाइज इस बंदे का नाम था डालकेन आयरिश। फिर वो पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देता है और इसकी एडवेंचर रैंकिंग थी 672। और गाइज वो आ चुके थे अजाबान फॉरेस्ट के बाहर, जहां पर लोवे अपनी आईडी बाहर खड़े गार्ड को दिखाता है। वो भी आईडी देखता हुआ कहता है ओ अच्छा, एडवेंचर रैंकिंग 2728 है, मैं समझ गया, तुम अंदर जा सकते हो। तो अंदर जाता हुआ लोवे लूके से पूछता है यहाँ पर कितने लोग अंदर जा सकते हैं? तो लूके बताती है टोटल 30,000 लोग हैं एडवेंचरर रैंकिंग में, लेकिन 20,000 ही अच्छी तरह से अंदर जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। और तुम सोचते होगी कि ये डिजिट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में समझना चाहिए। हमारे डिजिट्स के बीच बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि तुम मान सकते हो हमारा 4 डिजिट का योद्धा दूसरे रैंकिंग्स के 3 डिजिट्स के योद्धा को आराम से हरा सकता है, वो भी तीनों को एक साथ मिलकर। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए एडवेंचर रैंकिंग को हाई क्वालिटी की रैंकिंग माना जाता है। तभी तो तुम उन दोनों से आराम से जीत पाए, क्योंकि तुम्हारी एडवेंचर रैंकिंग अच्छी खासी है। तो लोए भी कहता है इसका मतलब हमारा मानक बहुत ही ज्यादा है। तभी लूके उससे कहती है चलो अब अंदर चलते हैं। और वो आ चुके थे अजाबान
अजाबान फॉरेस्ट के डेंजर जोन के अंदर, जो कि 48 रैंक का था। तभी लूके उससे कहती है, क्या गलत है लोवे? तो लोवे कहता है, ये फॉरेस्ट इतना ज्यादा ऑर्डिनरी भी नहीं है। तो लूके कहती है, हाँ तुमने नोटिस कर ही लिया, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना है और ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम इसके बारे में अच्छे से समझ गए। तभी तो यहाँ पर डेंजर जोन बना हुआ है। और एक और कारण है जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट माना जाता है डेंजर फॉरेस्ट, वो है अचानक मॉन्स्टर्स का आना। और गाइज वहां पर मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लूके पीछे होती हुई कहती है, लोवे तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। तो लोवे भी कहता है, मेरे पीछे रहो। और वो एक मॉन्स्टर पर स्लेश लगाता है और दूसरे पर भी एक पावरफुल स्लेश लगाता है। तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर लोवे के पास आता है तो लोवे उसका चोंच ही पकड़ लेता है और उसे बीच में से काट देता है। गाइज इसी के साथ लोवे एक और मॉन्स्टर के ऊपर स्लेश लगाता है। सारे मॉन्स्टर्स ऐसे अपने साथियों को मरता देख पीछे हट जाते हैं। और लूके उससे कहती है, ये टेक्निक भी तुम्हें आइडोल ने सिखाई है? तो लोवे भी कहता है, हाँ, और बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि आइडल ने मुझे सिखाई है, लेकिन मुझे उनका यूज करना नहीं आता, लेकिन अब मुझे लगता है उनका यूज करना ही होगा। तभी उनके सामने आ जाता है ब्रेड और मॉन्स्टर, जिसका मॉन्स्टर रैंकिंग था 126। वो उन्हें देखकर घुराने लगता है। तभी लोवे कहता है, अब मुझे उनका उपयोग करना होगा। उसके आइड साइड निकलने लगता है बहुत ही ज्यादा ओरा इंटेंस। वो कहता है, मिड पाथ लोटस फ्लावर टेक्निक, और एक ही दम से पावरफुल स्ट्रेस उस मॉन्स्टर के ऊपर लगाता है। लेकिन गाइज उस मॉन्स्टर का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो उनके ऊपर हाथ बढ़ाता है तो लोवे और लूके वहां से भागने लगते हैं। लूके भी कहती है, तुम कर क्या रहे हो? तो लोवे कहता है, मुझे लगा है काम करेगा। तो लूके कहती है, तुमने वादा करा था तो मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और वो जब सामने देखती है तो उससे कहती है, अब हम चोटी के एंड तक आ चुके हैं। तभी लोवे कहता है, अब हमें जंप करना होगा, और उसे पकड़कर कूद जाता है चट्टान के ऊपर से नीचे और डायरेक्ट अजाबान फॉरेस्ट के अंदर ही गिरता है, उसके नीचे वाले हिस्से पे, और एक पेड़ के ऊपर गिरकर नीचे फिसल कर आ जाता है। गाइज लूके की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। तभी रात की सांस लेता है लोवे, और लूके उससे कहती है, तुम क्या पागल हो? तुम कूदने वाले हो, तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था। तभी लोवे उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन ये मेरी हैबिट नहीं है। आइडोल के साथ जब मैं ट्रेनिंग करता था तो मुझे ऐसे ही कूदना पड़ता था पहाड़ों से वो नीचे। तो लोवे भी कहती है, हाँ मैं समझ गई। तभी लोवे उससे कहता है, देखो अब हम आ चुके हैं फॉरेस्ट के अंदर डीपर एरिया में। तो लूके भी कहती है, हाँ हम लकी है, यही हमारा टारगेट है, यहीं पर ही हमें सर्वे करना है इस एरिया के अंदर। और वो वहां पर घूमने लगते हैं। लोवे बताती है, ये एरिया भी डेंजर जोन के अंदर आता है, हमें यहाँ के इकोसिस्टम का ही सर्वे करना है। आखिरकार यहाँ पर मॉन्स्टर्स को हो क्या रहा है, यहाँ के जानवर किस तरह से लापता हो रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर भी है। तभी हमें उन जानवरों को भी दिखाया जाता है। और लूके कहती है, लोवे, तो लोवे भी इधर उधर देखने लगता है और कहता है, ये नजारा मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मैं समझ गया, ये है एडवेंचर। और उसे याद आती है पुरानी बातें, जब उसकी फ्रेंड उससे कहती थी एडवेंचर रैंकिंग में एक साथ चलने के लिए। तो लोवे भी अपने मन में सोचता है, इसलिए यूना मुझे एडवेंचरर बनने के लिए फोर्स करती थी। और जब उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है तो लोवे तलवार निकालने लगता है, लेकिन उसे रोक लेती है लूके और उससे कहती है, रुको, ये एक मैजिकल बीस्ट है। तभी लूके उसके पास जाती हुई कहती है, ये एक बीस्ट है। तो लोवे भी कहता है, क्या मुझे इसे डिफीट नहीं करना? तो लूके भी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये है रॉयल हॉर्न, गाइज इसका नाम है। और वो अपने, मैं इसको गाइस मोबाइल फोन ही बुलाऊंगा, तो अपने मोबाइल पे देखते हुए कहती है, हाँ, और ये एक रेयर बीस्ट है जो कि रेयर स्पीसीज में चौथे रैंक पर आता है, जो कि पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर है। तो हम अब इसे हर्ट नहीं पहुंचा सकते। तो लोई भी कहता है, क्या तुम इसे ठीक करोगी? तो वो भी कहती है, हाँ मैं इसके इंजरीज को ठीक करूंगी, क्योंकि मैंने नॉर्मल इलाज से सीखा है, ताकि कोई भी रैंक कर घायल हो जाए तो मैं उसे ठीक कर सकूं। तो अब मैं इसके साथ बेसिक संबंध बनाना चाहती हूँ, इसलिए हम एक साथ यहीं पर रुकेंगे। ये एक चाइल्ड ही है अभी, यानी गाइज जानवर का बच्चा, रॉयल होर्न का बच्चा, और अब हम इसका यहाँ पर रुककर ख्याल रखेंगे। तो वो भी कहता है, ठीक है। तो वो चिल्लाती हुई कहती है, ये हमारे सर्वे का ही पार्ट है, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा बोझ डाल रही हूँ। तो लोई भी कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। और वो वहीं पर ही रुक जाते हैं जहाँ पर लूके और वो बीस्ट होर्न साथ में सो रहे थे, और लोवे खड़ा था, ट्रेनिंग कर रहा था। वो कहता है, मिडल पाथ लोटस टेक्निक, और वापस उसी टेक्निक का यूज करके स्लेस लगाता है। लेकिन उस पेड़ पर
कोई भी असर नहीं होता। लोवे कहता है ये एकदम बेकार है और वो वहीं पर ही लेट जाता है और अपने मन में सोचता है उस समय मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं एकदम होपलेस था उस बोकार्ड ट्राइब के बंदे के मुकाबले में। शायद ऐसे तो मैं गॉड्स के आइलैंड में कभी भी नहीं जा पाऊंगा, तो मुझे अब स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। और वो वापस से खड़ा हो जाता है। उसे याद आता है लूके ने उस समय उससे क्या कहा था कि मिस्टर लोवेड ने कहा कि तुम्हारे पास भी एक आर्ट है। और वो अपने हाथों को देखता हुआ कहता है क्या आर्ट, वो क्या होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कल सुबह का सीन। लोवे जाग चुका था, वो लूके को देखता हुआ कहता है कुछ गलत है। तो लूके कहती है ये सडनली बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो चुका है और गाइस वो रॉयल हॉर्न का बच्चा घुर्राने लग गया था। तो लोवे भी कहता है ये कल से और भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो लूके भी कहती है हाँ इनकी रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तभी वो दोबारा कहती है लेकिन ये है एक बेबी है, इसे लोग देखकर पकड़ लेंगे आराम से, तुम इसे ध्यान से देखो, ये इंसानों का एक अच्छा शिकार है। तो लोई भी कहता है क्या इंसानों का शिकार। तो वो भी कहती हाँ एक बार इसके सींगों को ध्यान से देखो, इसके सींगों पर ये कट लगे हुए हैं जो कि इंसानों ने ही मारे हैं। क्योंकि रॉयल हॉर्न के सींग बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होते हैं, इसलिए इनका बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है और हंटर्स इन्हें बहुत ही ज्यादा ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। इसलिए अंडरवर्ल्ड में इनके हॉर्न को यूनिकॉर्न के हॉर्न भी बोला जाता है और ये बहुत ही ज्यादा विशेष माने जाते हैं। तभी वो रॉयल हॉर्न लूके के ऊपर अटैक करता है। तो लोवे अपनी तलवार से उस अटैक को रोक लेता है और वो वहां से भाग जाता है। तभी लूके पीछे जाने लगती है और कहती है हमें उसे पकड़ना होगा। तो लोवे भी कहता है क्या हमें अभी पकड़ना है। तो कहती है हाँ ये हमें अब अजाबान अंदर के अंदर शिकारियों से मिलवा सकता है जिससे कि हमारा सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। तो लोवे भी तैयार होता हुआ कहता है तो अब चलो करते हैं। तो पीछे से लूके कहती है ध्यान रखना शिकारी बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। तो लोहे उसे कहता है अगर मैंने शिकारियों को पकड़ लिया तो मैं उन्हें मार भी सकता हूँ, इससे मेरी ही रैंकिंग बढ़ेगी। तो लूके भी कहती है हाँ ऐसा पॉसिबल है। तभी लोहे कहता है मैं समझ गया और वहां से स्पीड में जाने लगता है और कहता है अब मैं उन्हें डिफीट करके ही मानूंगा, चाहे कितने भी हो मैं उन्हें हरा ही दूंगा। और वो वहां पर जाने लगता है उस जानवर के पीछे। तभी वो कहता है वो शायद यहीं पर होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक तीर से अटैक हो जाता है। वो अटैक हुआ था उसके आगे एंड टाइम पे गाइस उसने कर लिया था ना डोच। और एक और बंदा अपनी तलवार से अटैक करता हुआ कहता है तुम्हारी किस्मत आज खराब है क्योंकि मेरा आज मूड अच्छा नहीं है। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लोवे उस अटैक को अपनी तलवार की मदद से रोक लेता है। गाइज वो बंदा जिसने अटैक किया था वो कहता है इस कलर का प्राणा, और वो कहता है रुको। लोवे भी उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो था गाइज एडिथ, एक मर्सनरी और जिसने पीछे से तीर के ऊपर अटैक करा था। लोवे भी उसे देखता है, उसका नाम था आउल। और लोवे उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर कैसे। तो वो दोनों भी एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं क्योंकि गाइज उन दोनों को ही नहीं पता था वो दोनों एक ही जगह पर मिले थे और वो पूरी तरह से चौंके हुए थे गाइज। और गाइज नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। ओके बाय बाय।